दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिद्धिपथ पर बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और जैसा कि शायद आप लोग को मालूम भी होगा कि उत्तर प्रदेश की जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की डेट को लेकर के छात्रों के बीच एक उधेड़-बुन थी कि कब तक आएगी, दिसंबर के लास्ट में होगी, जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। तो ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल आयोग ने एक नोटिस जारी कर करके विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया है कि भाई आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी हम इस तिथि को लेंगे। ये है आयोग ने अपनी नोटिस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तो बच्चों के अंदर जो ऊहापोह थी इसको लेकर के, और उससे चूँकि उनकी परीक्षा की रणनीति नहीं बन पा रही थी, आखिर क्या करें, कब तक एग्ज़ाम होगा। चूँकि जब डेट आ जाती है एग्ज़ाम की, तब एक हमारी जो तैयारी होती है वो दोगुनी स्पीड में बढ़ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रूटफुल मेहनत नहीं हो पा रही थी। सामान्य स्तर पर अपनी पढ़ाई सभी बच्चे कर रहे थे। अब डेट आ गई, सभी बच्चे उसी जोश और जुनून के साथ में अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो इसको लेकर के जो आयोग ने डेट जारी की है, पहले हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आयोग ने एक ये जो विज्ञप्ति जारी की है, तो विज्ञप्ति के माध्यम से हम इसकी डेट देखेंगे कि इन्होंने जो परीक्षा की डेट दी है वो दी है 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा वो आपका जीएस का रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। और इसमें आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में वही पैटर्न जैसे हम लोग प्रीलिम या पीसीएस में देते हैं कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। आप जैसे ही प्रश्न पत्र अपना पहला वाला कंप्लीट करेंगे, फिर आपके पास गैप रहेगा। गैप के बाद फिर सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में आपका हिंदी का पेपर होगा। और इस हिंदी में पहला जो सेक्शन होगा आपका, ये 2 बजे से स्टार्ट होगा। 2 बजे से 4:30 बजे तक, टाइम याद रखिएगा, 2 बजे से 4:30 बजे तक। ये आपकी जो ड्राफ्ट लेटर एंड ड्राफ्टिंग वाला सेक्शन है, सामान्य हिंदी और आलेखन, ये पेपर पहले होगा। यह पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। याद रखिए, ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। इसके बाद जो शेष आपके पास आधा घंटे का समय होगा, कितना, 30 मिनट का। 30 मिनट के समय में आपके लिए जो है वो सामान्य हिंदी या ऑब्जेक्टिव हिंदी रहेगी, जिसमें आपके पास 30 प्रश्न रहेंगे। समय पर्याप्त रहेगा, समय की समस्या नहीं रहती है। 30 प्रश्न आप 30 मिनट में आराम से कर लेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे। इन 30 प्रश्नों को आपको इस समय के दौरान हल करना होगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र और हिंदी वाला प्रश्न पत्र, ये दोनों प्रश्न पत्र आपके कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। और यह जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। और यह तो पहले दिन की हमारी एक तरीके से शेड्यूल हुआ या चर्चाएं हुई। इसके बाद अगले दिन 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी को, दिन रविवार के दिन आपका निबंध का पेपर होगा। निबंध का पेपर जैसा कि जानते हैं, इसमें 3 खंड होते हैं। 3 खंडों में, उपखंडों में, प्रत्येक खंड में 3 उपखंडों के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के ऐसे 9 टॉपिक हो जाते हैं। 3 पहले के, 3 दूसरे के, 3 तीसरे के। तो इन 9 टॉपिक्स को लेकर के आपको जो है उसमें 3 निबंध लिखने हैं। तो इसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। 3 घंटे का समय रहेगा। इस 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने हैं। बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के आयोग ने अपना क्लियरेंस दे दिया कि साहब हम एग्ज़ाम इस डेट को लेंगे। अब ये तो बात रही आपकी परीक्षा के शेड्यूल की। अब इसी के दौरान कुछ एक चीज़ें, जानकारियाँ आपसे साझा करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ ये समस्याएं रहती हैं कि आरोप की साथ में क्या है कि आरोप का एक तो
आपके पास प्रॉपर कोचिंग्स ऐसी नहीं है कि केवल आरओ कराएं, या फिर ऐसे जो है टीचर्स शुरू में भी नहीं है कि भाई आपको जो है प्रॉपर आरओ के बारे में ही पूरा विधिवत बता सकें, या उनके रणनीति आदि के बारे में आपके मेंटर्स वगैरह जो अवेलेबल हों, जैसे यूपीएससी और पीसीएस आदि परीक्षाओं में होते हैं। तो इस पर कुछ चर्चाएं मैं करना चाहूँगा, तभी आप उत्तर प्रदेश के इस सचिवालय में जा सकेंगे जब आपकी रणनीति बेहतर होगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति को हम कुछ बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपको परीक्षा का पैटर्न और उसका पाठ्यक्रम पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि आपकी परीक्षा का, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कई बार दे चुके हैं तो वो तो सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन मैं नए बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए जो है समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पहला समझ लीजिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने पेपर्स होंगे, कितने प्रश्नों के कितने उसमें प्रश्न रहते हैं, इस सब को, और उसका पूरा सिलेबस आपको जो है गो थ्रू होना है। अगर आप सिलेबस छोड़ देंगे तब फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो इस वजह से आप पूरा का पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से समझिए और उसके पैटर्न को समझिए। इसके बाद का काम है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जो है आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आंसर राइटिंग नहीं है तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स के रूप में हिंदी है या फिर जीएस का पेपर है, उसको तो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हिंदी लेटर ड्राफ्टिंग 100 नंबर का होता है, और यही जो निबंध का पेपर होता है 120 अंकों के 3 निबंध होते हैं, और 120 अंकों में अगर देखा जाए 120 अंकों के जो 3 निबंध हैं, इनमें 40-40 अंक का प्रत्येक निबंध है। ये आपको लिखना ही है, लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है चूँकि, तो इस वजह से आपको नियमित रूप से लिखने का अभ्यास करना होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन नहीं होगी तो आप अनडाउटली जो है हो सकता है जीएस और ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लें, लेकिन ऐसे और लेटर ड्राफ्टिंग इन पेपर्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आप जैसा कि जो बच्चे जान रहे हैं, बहुत से अगर पुराने बच्चे हैं तो बहुत बार यही होता है कि ऐसे की वजह से बाहर हो जाते हैं। ऐसे उनका बेहतरीन नहीं, चूँकि ऐसे में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर किसी का ऐसे अच्छा हुआ तो वहाँ पर जो है 80 से 85 के बीच उसको अंक मिल जाते हैं, और किसी का ऐसे अगर ख़राब होता है तो 50 से 55 के बीच आ जाता है। यानी 30-35 नंबर का जो वेरिएशन है, ये बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। ये आपको इन करता है, रैंक भी दिला सकता है। आप सचिवालय में रहेंगे कि लोक सेवा आयोग में रहेंगे या फिर राजस्व परिषद में रहेंगे, तो ये सब डिटरमाइन करने में ये निबंध लेखन का जो पेपर है, निबंध का पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस वजह से आप लेखन पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और उसमें भी ये पहला जो है वो है आपका पत्रालेखन। इसमें भी लेखन है, पत्रालेखन। तो पत्र आलेखन में भी आपका जो है लेखन होगा। तो और उसमें जो जो चीज़ें हैं उनको याद रखेंगे आप, तो एक नियमित रूप से आप लिखने पर काम करें। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरओ की परीक्षा के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है भाषा संबंधी शुद्धियाँ। अगर आपकी भाषा और अभिव्यक्ति अच्छी है तो निबंध भी अच्छे होंगे। आपके पेपर लेटर ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर है उसमें भी बेहतरीन अंक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आरओ की परीक्षा में भाषा का विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा संबंधी अशुद्धियाँ न हो, आपने बात को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, कह दिया है, साथ ही साथ वर्तनीगत स्तर पर कोई भी अशुद्धियाँ न हो। तो अगर इन रूपों में आप एक तरीके से अच्छे से काम करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और अगर आप जो है इनको नज़रअंदाज करेंगे या लापरवाही इनके प्रति बरतेंगे तो आपके अंक परीक्षा में कट जाते हैं। तो इस वजह से आप अपनी अभी से ही भाषा को लेकर के थोड़ा ध्यान दीजिए, और भाषा को लेकर के आप जनसत्ता न्यूज़पेपर, जिनकी इंग्लिश मीडियम बच्चे हों या फिर भाषा बहुत अच्छी नहीं हो, हिंदी अच्छी नहीं हो, तो वो लोग यहाँ उसको जनसत्ता आदि पेपर जो है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से अपनी भाषा सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा का बहुत रोल है इस पेपर में। पीसीएस में उतना रोल नहीं है, लेकिन आरओ में है। और निबंध लेखन को अभी मैंने ऊपर जैसा कि बताया कि निबंध लेखन के लिए आप
आपको क्या करना है, विशेष रूप से तैयारी करनी है। तैयारी के दौरान वैसे मैं निबंध के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तैयारी के दौरान पहले आपको अपना एक निबंध चयनित करना है, 3 में से 1, 3 निबंध होंगे। तो ऐसे ही दूसरे खंड में भी 3 में से 1 चयनित करना है और इसमें आपको चयनित करना है। तो इन निबंधों का चयन कर के आप विशेष रूप से निबंध की एक तैयारी करें। जैसे जो आप टॉपिक चुनें उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें। डाटा कलेक्शन के लिए फिर मैं और जब निबंध की क्लास बता लूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, तो उसमें जो है सब बताऊँगा कि कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करना है और कैसे एक बेहतरीन निबंध लिखा जा सकता है। क्योंकि निबंध वो नहीं है जो आप एकेडमिक में पढ़ के आए, आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए और या फिर हाई स्कूल इंटर में पढ़ के आए और आपने वही लिख दिया। निबंध इसके लिए बहुत ही अलग है। अगर आपका अच्छा निबंध है तो मैंने बताया था कि 80 से 84 अंक 85 अंक मिल जाते हैं, और अगर आपका निबंध खराब गया तो आप 50-55 वही जो एकेडमिक वाला एवरेज मिलेगा, आपको वैसा ही एवरेज मिलेगा। तो इस वजह से निबंध की जो है विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है प्रॉपर अपना कंटेंट तैयार करना है, निबंध की राइटिंग स्टाइल पे काम करना है, निबंध के लिए प्रैक्टिस करनी है। इन 3 स्टेप पर आप विशेष रूप से निबंध की तैयारी के दौरान काम करेंगे। वैसे मैं निबंध की जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें निबंध के लिखने के संबंध में, कैसे निबंध को बेहतर बनाया जाए, कैसे उसमें अच्छे अंक हासिल किए जाएँ। इसी के साथ ही चूँकि समसामयिक घटनाएँ जो होती हैं उनको भी आप तैयार कर लें। ये भी निबंध का ही एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो निबंध रहते हैं कभी-कभी ये होता है कि स्टैटिक सेक्शन के साथ साथ ही करंट सेक्शन को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे आईआर का जो निबंध रहेगा उसमें करंट से रिलेटेड ही रहता है। साथ ही साथ जो योजनाएँ रहती हैं वो भी करंट की ही रहती हैं। उनका मूल्यांकन करिए, उनकी समीक्षा करिए, उनका आलोचनात्मक विवेचन करिए, विश्लेषण करिए, तो ऐसे निबंध आ जाते हैं। तो आप समसामयिक चीज़ों से जोड़ करके रखेंगे तो एक तो आपके निबंध तैयार हो जाएंगे, दूसरा निबंध का कंटेंट भी आपके करंट से तैयार हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जो इनरिच हो जाएगा ये आपका निबंध। तो इसके लिए आपको करंट वाली चीज़ें हैं तैयारी करनी है। और आप कहीं मान लीजिए जैसे शहरों में हैं, अच्छी जगहों पर हैं, तो आप अगर चाहें तो कहीं भी आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके लिए आप अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही कुछ एक ऐसे संस्थान हैं कुछ एक जो ऑनलाइन करा रहे हैं, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले करके आराम से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा पॉइंट है जो लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा, वो है कि आपका समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन। क्योंकि आपका कभी-कभी होता है, आपने भी जो लोग नियमित रूप से परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या होता है कि समय प्रबंधन के चक्कर में उनका नुकसान होता है। अभी मेरी क्लासेज आरओ मेंस की ही चल रही थी, तो उसमें कुछ बच्चों ने बताया निबंध को लेकर के कि सर मैं जो है निबंध बहुत पहला निबंध मेरे निबंध में बहुत अंक कम आते हैं। और जो वो बच्चे 3-3 बार पीसीएस का मेंस दे चुके थे, तो वही बोले कि सर कैसे मैं निबंध में जो है अंक बढ़ाऊं, और या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो उनकी गलती क्या होती थी, पहला निबंध लिखने में तो वो लेते थे लगभग 1 घंटा 30 मिनट, बहुत बेहतरीन निबंध लिखते थे। इसमें हो सकता है कि उनको 40 में उनको अगर देखा जाए तो 30 अंक भी हो सकता है मिल जाते हों उनको, ठीक है। लेकिन जो दूसरा निबंध लिखते थे, जब अब आपने आधा टाइम जो 3 घंटे के टाइम में 3 घंटे का टाइम है, इसने आपने 1 घंटा 30 मिनट, तो आधा टाइम तो निकाल दिया एक ही पर। अब आपके पास शेष बचा 1 घंटा 30 मिनट। अब अगला निबंध आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो निबंध होगा वो आपका लगभग जो है यहाँ पर 50 मिनट का हो जाएगा, और जो तीसरा निबंध होगा तो फिर कितने का बचेगा, यानी 90 मिनट। तो आपके पास 40 ही मिनट तो बच रहे हैं, तो यही तो बच रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आपने पहला निबंध 1.5 घंटे में लिखा, फिर 50 मिनट में, फिर 40 मिनट में, यानी क्या हुआ, यह निबंध जो आपका जाएगा सबसे पुअर निबंध जाएगा। क्योंकि इसको आपने खींचा है ज़बरदस्ती जल्दबाजी में। तो इस वजह से आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, वो ये रहनी चाहिए कि हम प्रत्येक निबंध को 1 घंटा देंगे, प्रत्येक निबंध को 1 घंटे का आप टाइम डिसाइड कर लीजिए।
और इस 1 घंटे में हमको पूरा करना। हो सकता है 10-5 मिनट पहले निबंध में ज़्यादा लग जाते हैं, जो कि हम वार्म अप होते हैं, धीरे-धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर निबंध की क्लासेस में मैं बताऊँगा कि ड्राफ्टिंग के लिए कितना टाइम देना है, आपको लिखने के लिए कितना टाइम देना है, आपको जो है लास्ट में निबंध रिव्यू के लिए अपने पास कितना टाइम रखना है, तो उसकी साज-सज्जा के लिए कितना टाइम रखना है, ये सब जो है निबंध की वीडियो में मैं आपको क्लासेस में बता दूँगा। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ-कुछ चीज़ें जो है जाननी ज़रूरी हैं कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी होगा परीक्षा का दृष्टिकोण, उनकी अप्रोच क्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे सामान्य उत्तर न लिखें, हमारे जो उत्तर हों वो लॉजिकल हों, फैक्चुअल हों, हवा-हवाई बातें ना हो कि पता लगा हम निबंध लिख रहे हैं, हमने कह दिया कि जो है उसमें मनरेगा को लेकर के मनरेगा से एक सामाजिक क्रांति आ गई। अरे सामाजिक क्रांति आई है, आप उसको डाटा के माध्यम से प्रूव करिए। आपकी बात तो हवा-हवाई है ना, मानते हैं सामाजिक क्रांति आई, लेकिन आप बात अपनी प्रूव करिए डाटा के माध्यम से। तो इसके लिए तर्क, डाटा, उदाहरण, योजनाएँ, इन सब को आपका प्रयोग अपने लेखन के दौरान, निबंध लेखन के दौरान करेंगे। इसके साथ ही जो आपका निबंध वगैरह होगा तो उसका इंट्रो और जो कंक्लूज़न हो, ये इंट्रो और कंक्लूज़न वो शानदार होना चाहिए। अगर यह आपके अच्छे नहीं हुए तो आपके को अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आपके इंट्रो और कंक्लूज़न जो है वो प्रभावशाली होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए। और निष्कर्ष आदि निबंध में ये सब बता दूंगा आपको कि सकारात्मक हो, समाधानमूलक हो, भविष्योन्मुखी हो आदि। और भाषा को लेकर के भी वही है, भाषा आपकी अच्छी भाषा होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है हम जो गांव में या अपने घरों में या अपने मित्रों में या अपने दोस्तों में, परिजनों में बोलते आए हैं, वो भाषा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भाषा आपकी एक प्रबुद्ध और बौद्धिकता आपकी भाषा में भी झलकनी चाहिए। तो भाषा को लेकर के आपको एक विशेष आप यहाँ पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और जो आपका आंसर हो उसको जो है आकर्षक बनाने, हालांकि आकर्षक ये तो सामान्य रूप से टेबल चार्ट वगैरह का है, कुछ लोग निबंध में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में ही लिखते हैं। तो आप जैसे भी, अगर इनको आप नहीं भी प्रयोग करते हैं, पैराग्राफ में ही लिख रहे हैं, तो उनको जो है जब भी आपको कोटेशन लिखना हो ब्लैक पेन से लिख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन हो उनको आप तुरंत अंडरलाइन करिए ब्लैक पेन से, या फिर जो है ऐसे कोई स्टेटमेंट्स हों, स्टेटमेंट्स को आप ब्लैक पेन से लिख कर डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करिए। तो इस तरीके से निबंध जो है आपका बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मुहावरे ही लिख रहे हैं लेटर ड्राफ्टिंग में, तो उसमें मुहावरे लेखन के दौरान आप जो वाक्य प्रयोग करिए, वाक्य प्रयोग को जो है जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट उसमें लगे तो उसको भी अंडरलाइन करके आप शो कर सकते हैं कि साहब ये हमने बेहतरीन लिखा है। और समसामयिक चीज़ों से, जैसा अभी ऊपर भी चर्चा की मैंने, कि समसामयिक चीज़ों से उसको जोड़ना चाहिए। जैसे, और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि निबंध जब आप लिखिएगा नेशनल करंट डालिएगा ही, लेकिन स्टेट का जो करंट है या फिर डाटा है उसको ज़्यादा डालने की कोशिश करिएगा, तब आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। अगर आप जो है नेशनल डाटा डालेंगे तो एवरेज में आ जाएगा। अगर आप स्टेट का, उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ पर डाटा यूज़ करेंगे तो वो निबंध ये शो करेगा कि साहब आप उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको विशेष जानकारी है, विशेष आपको राज्य के बारे में अभिरुचि है। तो ये आपके लिए अच्छा अंक देने के लिए होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के रूप में दे लें कि अगर महिला सशक्तिकरण पर निबंध है, तो फिर वहाँ पर लखपति दीदी योजना उत्तर प्रदेश में जो है कैसे ग्रामीण महिलाओं के विकास में या स्वावलंबी बनाने में सहायक रही, ऐसे आप डाटा वहाँ पर यूज़ करिएगा। और निबंध जो है आपका मौलिकता होनी चाहिए और दृष्टिकोण, उसमें आपको अप्रोच स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। ये नहीं कि आप बुकीज़ निबंध उठाए और आपने लिख दिया, क्योंकि निबंध का ही पेपर है जिसमें आप जो है यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं या लेखन पर विशेष काम से कर सकते हैं। लेटर ड्राफ्टिंग वाला है, वहाँ पर तो आपका ये भाई होगा, क्योंकि वो परंपरागत लेटर है, सारिणी रूप है, ये सब ट्रेडिशनल है, उसमें आप कोई चेंजमेंट कर नहीं सकते हो। तो वो तो आपको जैसा है एज इट इज़ रट के लिखना पड़ेगा। हाँ, जो व्याख्या वाला सेक्शन है पहले प्रश्न का, उसमें 3 व्याख्याएँ आती हैं अधिकांशतः 12 नंबर की, प्रत्येक व्याख्या 4-4 अंकों की रहती है। तो उनमें आप थोड़ी मौलिकता दिखा सकते हो। और
निबंध मुहावरों के प्रयोग में मौलिकता दिखा सकते हो। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर आप जो है इसको मौलिकता दिखा सकते हैं। और ये जो डाटा वाली बात मैंने कही थी, तो इसको जैसे ये टेबल फ्लो चार्ट, तो ये सब अगर आप जो है जो कंप्यूटर का सेक्शन होगा, जो कंप्यूटर का सेक्शन होगा, कंप्यूटर सेक्शन वाला जो 10 अंकों के कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, 10 अंकों के रहते हैं, और इसमें 2-2 अंकों के 5 प्रश्न रहते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं। तो इनमें आप जो है आप क्या कर सकते हैं, टेबल और फ्लो चार्ट डाटा आदि जो है ऐसे बना सकते हैं। इसी के साथ में ही एक और चीज़ आपको देखना है कि आपके आंसर में डेप्थ होनी चाहिए, न कि सतही। पहले भी मैंने बताया कि वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम लिख रहे हैं बिल्कुल आम फहम भाषा में। आप जो भी बात कहें, अगर हम बता रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम बता रहे हैं कि मनरेगा से महिलाओं सामाजिक क्रांति आई है, या समावेशी समाज का निर्माण हुआ है, या ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में सहायक हुई है, या जो भी आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि उज्ज्वला योजना से जो है महिलाओं का न केवल मानसिक न केवल जो है एक तरीके से उनका पर्यावरणीय सुधार हुआ है, पर्यावरणीय सुधार हुआ, बल्कि महिलाओं को मानसिक स्तर पर भी जो है एक तरीके से सहयोग मिला है, या उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें भी कमी आई है। तो उसमें अगर आप ये बात कह रहे हैं, उसके लिए आप कोई रिपोर्ट आदि जो है एक अभी रिसर्च हुई थी, उसको आप बताइए कि उज्ज्वला योजना से पहले जो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग था, तो उस समय गाँवों में जो है महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो उनका प्रतिशत, और उसके बाद में उज्ज्वला योजना आने के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य में प्रतिशत में क्या अंतर आया है। तो उस रिपोर्ट में बताया गया स्पष्ट रूप से कि उज्ज्वला योजना से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता था, वहाँ पर महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और जो है बीमारियां ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बाद महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी सुधार हुआ है, या उनमें कमी आई है बीमारियों में। तो ऐसी आप कुल मिलाकर के जो चीज़ें देंगे, डाटा देंगे, तो आपका आंसर जो क्या होगा, डेप्थ में जाएगा। आदमी कहेगा भाई नहीं भाई, इसने हवा हवाई नहीं कि लड़के ने बात जो है कही, अपनी बात प्रूव भी कर दी इस रिपोर्ट के माध्यम से। जैसे असर रिपोर्ट है, प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट है, एजुकेशन से जब आप लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट्स का यूज़ करिए। ऐसे ही कोई इंडेक्स आदि है, उसका यूज़ करिए। अगर आप कोई कह रहे हैं कि भारत में भुखमरी बढ़ी है, तो भुखमरी बढ़ी कैसे बढ़ेगी, आप इंडेक्स बताइए कि भाई 2012-13 में जब हमारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हमारी पोजीशन 55 थी, और आज हम आ गए हैं 103 पर। तो आखिर भारत में भुखमरी बढ़ी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात कहने का अर्थ ये है कि अपने आंसर को डेप्थ दीजिए, सतही मत दीजिए। सतही आंसर क्या होगा, अब आप ही के पास कुछ ऐसे मान लीजिए दोस्त मित्र लिखते हैं, तो वो आंसर आते हैं, आप तुरंत कह रहे हैं बेकार आंसर है, बहुत सामान्य आंसर, इसमें आप ही से कहा जाए कि अगर 10 का है तो इसमें अंक देंगे, तो आप 4-5 देंगे। लेकिन वही कुछ एक मित्र आपके लिखते हैं जो बेहतरीन लिखते हैं, पढ़ने के बाद आप आकर्षित होते हैं, सोचते हैं काश ये चीज़ें मैं भी जो है ऐसे लिखता। तो आप वो डेप्थ लाइए अपने आंसर में, और वही फिर अपना मॉक टेस्ट आदि यूज़ करिए, और टाइम मैनेजमेंट का भी आप यूज़ करिए, और एक तरीके से फिर वही सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। और इससे रिलेटेड जो भी अगर आप लोग को समस्याएं हैं, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आरओ के लिए स्पेशली जो है मेरे बैच भी चल रहे हैं, पढ़ा भी रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज आदि से भी जो जुड़ा हुआ हूँ, जो निबंध और इनकी हैं। तो कुछ अगर विशेष जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनके मैं समाधान आपकी समस्याओं के दूंगा। और जो छात्र नए हैं, तो वो मुझसे जुड़ने के लिए, और लगातार उनको ऐसे जो वीडियोज़ आते हैं, मैं विशेष रूप से आरओ और पीसीएस और आरओ के लिए पढ़ाता हूँ, तो उनसे जुड़े से अगर जो भी जानकारियाँ चाहिए होंगी, आप लोग पूछ सकते हैं। नए छात्र उससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो वो आप लोग को उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो बनाऊंगा
जिसमें निबंध लेखन को लेकर के बनाऊँगा, बताऊँगा कि भाई निबंध के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। लेखन में कैसे निबंध एक बेहतरीन निबंध लिखा जाए, निबंध में क्या कमियाँ होती हैं बच्चों के अंदर कि जिससे उनको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, इन सब विषयों पर हम लोग एक अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आरओ की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी निबंध का, चूँकि पीसीएस का भी मेंस लगा ही हुआ है। मुझे लग रहा है कि जब फरवरी में ये होगा तो मार्च में होली हो सकती है, होली के बाद या होली के पहले हो जाए। पहले संभावना कम है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएँगे, फिर नहीं ले पाएँगे। तो मार्च, लास्ट मार्च या अप्रैल में जाने की संभावना पीसीएस के मेंस की है। तो कुल मिला के देखते हैं जैसा होगा। हम लोग जुड़े रहते हैं और जो भी आप लोगों की समस्याएँ हैं, क्वेरीज़ हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके समस्याएँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।